मम्मी मम्मी, मुझे मीठे आम खाने हैं। अच्छा बच्चों, मैं जब अनाज लेने जाऊंगी तो तुम लोगों के लिए मीठे आम लाऊंगी। नहीं मम्मी, मुझे आज ही और अभी मीठे आम चाहिए। हे भगवान, अब मैं कहाँ से मीठे आम लाऊं? जग्गू जब जिंदा थी तो मीठे आम लाते थे। मुझे तो जंगल के बारे में कुछ अता पता भी नहीं है और ये बच्चे जिद कर रहे हैं। आइडिया, चलती हूँ विमला मौसी से पूछने कि मीठे आम कहाँ मिलेंगे। फिर मिन्नी विमला मौसी के घर चल देती है। अरे कैसे आना हुआ मिन्नी, बड़े दिनों बाद आई है। क्या करूं विमला मौसी, मेरे बच्चे मीठे आम खाने की जिद कर रहे हैं। मुझे तो जंगल के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, आपको पता है तो बता दीजिए। मीठे आम के बारे में तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन चलो हम दोनों मीठे आम की तलाश करते हैं। फिर दोनों मीठे आम की तलाश में चल देते हैं और कौवे का बच्चा कहता है, मम्मी मम्मी, मुझे मीठे आम खाने हैं। अच्छा बेटा, आज तेरे पिताजी से बोलकर तेरे लिए मीठे आम जरूर मंगवा दूंगी। सुनिए जी, ये आपका बेटा मीठे आम खाने की जिद कर रहा है। कौवा अपनी बीवी की बात को सुनकर मीठे आम की तलाश में निकल जाता है और 2 आम लेकर आता है। लो बेटा, मैं तेरे लिए 2 आम लाया हूँ। फिर कौवे का बेटा आम खाने के लिए खूब खुश होता है और कौवे का बेटा कहता है, थोड़ा चखूं, आम देखने में तो बड़े टेस्टी लग रहे हैं। जैसे ही कौवे का बेटा आम खाता है तो कौवे का बेटा बोलता है, छी 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 छी, ये तो आम बहुत खट्टे हैं। आम तो इतने अच्छे दिख रहे हैं, कैसे खट्टे हो सकते हैं? थोड़ा मैं भी तो चखूं। फिर आरती आम चखने लगती है। छी छी छी, ये आम तो बड़े खट्टे हैं, लाने थे तो मीठे आम लाइए ना। तुम लोगों को खाने हैं तो यही आम खाओ, वरना मैं मीठे आम की तलाश में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मीठे आम के पास एक आंख वाला राक्षस है। इधर विमला मौसी और मिन्नी मीठे आम की तलाश कर रही थी। बताओ ना विमला मौसी, कौन सा आम मीठा है? अरे मुझे क्या पता, देखो जो आम लाल और ज्यादा पीले होंगे वही मीठे होंगे। विमला मौसी इधर आओ, इधर है मीठे आम। अरे अभी आई, मैं तो ढूंढ रही थी कि तुम्हें तो मीठा आम मिल ही गया। कि तभी पेड़ से एक आवाज आती है, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। मिन्नी ये आवाज तू निकाल रही है क्या? देख मुझे डराने की कोशिश मत कर, अगर तुमको मजाक करना है तो घर पर करना, मुझे यहाँ डर लग रहा है। अरे विमला मौसी, मैं क्यों ये आवाज निकालूंगी, आप खुद ही निकाल रही हैं और मजाक कर रही हैं। फिर पेड़ से आवाज आती है, भाग जाओ, जल्दी भाग जाओ, अभी भी टाइम है। फिर दोनों की नजर पेड़ पर जाती है। अच्छा तो ये बोलने वाला पेड़ है। अच्छा पेड़ भाई, आप हम लोगों को क्यों भगा रहे हैं? देखो, इसके नीचे एक आंख वाला राक्षस रहता है। जो भी चिड़िया यहाँ पर आती है उन सबको ये खा जाता है। इतना सुनने के बाद विमला एक आम अपने पैरों के नीचे दबाकर भाग जाती है। रुको विमला मौसी, मुझे डर लग रहा है। फिर दोनों उड़ जाती हैं। तभी उन दोनों को रास्ते में कौवा और उसकी बीवी आरती मिल जाते हैं। बिमला मौसी और मिनी बहन, क्या बात है जो आप लोग इतना तेज भाग रही हो? अरे हम दोनों मीठे आम की तलाश में गए थे, लेकिन वहां पर एक आंख वाला राक्षस है। सुनो आरती, तुम्हारा वहां पर जाना हम लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं होगा। आपको चलना है तो चलिए मीठे आम लाने, वरना मैं तो अकेले चली जाऊंगी। फिर आरती और कौवा दोनों वहां से मीठे आम की तलाश में चल देते हैं। दोनों कुछ दूर जाते हैं तो उनको मीठे आम का पेड़ नजर आता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आरती देखो, नीचे एक आंख वाला राक्षस सोया है। मुझे किसी से डर नहीं लगता, मैं तो मीठे आम लेकर ही आऊंगी। कौवे की बीवी आरती लालच में आकर ज्यादा आम तोड़ लेती है, लेकिन उतने आम उससे उठ नहीं रहे थे और एक आम टूटकर राक्षस के शरीर पर गिर जाता है और राक्षस की नींद खुल जाती है और कौवा जल्दी से भाग जाता है, लेकिन आरती को वो राक्षस पकड़ लेता है। अब मैं तुमको रात के भोजन में खाऊंगा। सुनो, तुम मुझे छोड़ दो, वरना जब सारी चिड़ियों का झुंड आ गया तो तुम्हारा बुरा हाल करेगा। तुम जैसे छोटे जीव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे।
कौवे की बीवी आरती को अब पछतावे के अलावा कुछ भी समझ नहीं आता। कौवा घर आकर सारी बात अपनी बेटी को बता देता है। कौवा का बेटा ये सुनकर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। मुझे मम्मी के पास जाना है। मुझे मम्मी के पास जाना है। कौवा सोचने लगता है कि अब मैं राक्षस से अपनी बीवी को कैसे बचाऊं। कुछ देर सोचकर कौवा फिर विमला मौसी के पास जाता है। बिमला मौसी, आपकी हेल्प की जरूरत है, मुझे बहुत ज्यादा। यदि आप सहायता करती हैं तो मैं सभी चिड़ियों को अपने घर दावत पर बुलाऊंगा। क्या हेल्प करनी है बताओ कौवे बेटी। और फिर कौवा सारी बात बताता है। विमला मौसी कुछ देर सोचती है और उसके बाद सारी चिड़ियाओं को बुला लाती है और अपने साथ आरती को बचाने चल देती है। जैसे ही सारी चिड़ियाओं को आम दिखता है तो आम का पेड़ बोलता है, तुम सब फिर आ गए, ये राक्षस तुम सबको खा जाएगा। आम दादा, हम लोग आरती को बचाने के लिए आए हैं। आप बता दीजिए, उस दुष्ट राक्षस ने आरती को कहाँ रखा है? देखो, जो सामने गुफा है उसी में। कौवा वहां आरती को बचाने पहुंच जाता है। जैसे ही कौवा आरती को लेकर अपने साथ आता है तब तक राक्षस वहां पहुंच जाता है। जिस चीज का मुझे इंतजार था वो अपने आप चल के आ गया। अब तो मैं मिर्ची मसाले के साथ तुम दोनों को खाऊंगा। ये सारी बातें विमला मौसी सुन रही थी। तभी धीरे से वो एक आम राक्षस के सर पर गिरा देती है। अब राक्षस को और गुस्सा आता है और वो अपने मुंह से आग निकालने लगता है और मिनी मौसी का पीछा करने लगता है। तुम सब भागो पंछियों, अब मैं इसको अपने जाल में फंसा के मारूंगा। राक्षस जैसे ही विमला मौसी का पीछा करता है, विमला मौसी खूब दूर भाग जाती है और पेड़ अपनी शाखाओं में राक्षस को बांध लेता है और उसको जलाकर मार डालता है और खुद भी जल जाता है। पेड़ दादा, आपने हम लोगों की जान बचाने के लिए खुद अपनी जान दे दी। तुम सब भागो, मेरी चिंता मत करो। फिर सभी चिड़िया अपने घर भाग जाती हैं और अगले दिन कौवे के घर दावत पर जाती हैं और खा पी कर खूब सब नाचते हैं। ये देखो, हम एक बार मीठे आम की गुठली को लेकर आए थे, आज वो कितना बड़ा पेड़ बन गया। धन्यवाद, तुम सबने मेरी जान बचाई। अब सभी चिड़िया उस आम के साथ उस आम के पेड़ के घोंसले पर घर बनाकर खुशी खुशी रहती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियों के लिए बनी रहें हमारे चैनल पर। सालों पहले पीतल नगर में किशन नाम का एक किसान रहता था। वो गांव के एक जमींदार के खेत पर काम करके किसी तरह अपना घर चला रहा था। पहले किशन के भी खेत थे, लेकिन उसके पिता के बीमार होने के कारण उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े। मजदूरी में मिलने वाले पैसों से पिता का इलाज कराना और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। वो हर दिन सोचता कि कैसे घर की स्थिति को बेहतर किया जाए। आज भी इसी सोच के साथ किशन सुबह सुबह जमींदार के खेत पर काम करने के लिए निकला। खुदाई करते समय उसकी कुदाल किसी धातु से टकराई और तेज आवाज हुई। किशन के मन में हुआ कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ। उसने तुरंत उस हिस्से को खोदा तो वहां से एक बड़ा सा पतीला निकला। पतीला देखकर किशन दुखी हो गया। किशन के मन में हुआ कि ये जेवरात होते तो मेरे घर की हालत थोड़ी सुधर जाती। फिर किशन ने सोचा कि चलो अब खाना ही खा लेता हूँ। किशन ने खाना खाने के लिए अपनी कुदाल उस पतीले में फेंक दी और हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगा। खाना खत्म करने के बाद किशन अपनी कुदाल उठाने के लिए उस पतीले के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही किशन हैरान हो गया। उस पतीले के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारी कुदाल थी। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसने अपने पास रखी एक टोकरी को भी उस पतीले में फेंक दिया। वो एक टोकरी भी पतीले के अंदर जाते ही बहुत सारी हो गई। ये सब देखकर किशन खुश हुआ और उस जादुई पतीले को अपने साथ लेकर घर चला आया। वो हर दिन उस बर्तन में अपने कुछ औजार डालता और जब वो बहुत ज्यादा हो जाते तब उन्हें बाजार में जाकर बेच आता। एक एक करके किशन के घर के हालात सुधरने लगे। उसने इस तरह से बहुत पैसा कमाया और अपने पिता का इलाज भी करवा लिया। एक दिन किशन ने कुछ गहने खरीदे
और उन्हें भी पतीले में डाल दिया। वो गहने भी बहुत सारे बन गए। इस तरह धीरे धीरे किशन अमीर होने लगा और उसने जमींदार के यहाँ मजदूरी करना भी छोड़ दिया। किशन को अमीर होते देखकर जमींदार मोहन को किशन पर शक हुआ। वो सीधे किशन के घर पहुंचा। वहां जाकर उसे जादुई पतीले के बारे में पता चला। उसने किशन से पूछा, तुमने ये पतीला कब और किसके घर से चुराया? साहब, ये पतीला मुझे खेत में खुदाई के समय मिला था। खेत में खुदाई की बात सुनते ही जमींदार ने कहा, ये पतीला जब मेरे खेत से मिला तो ये मेरा हुआ। किशन ने जादुई पतीला ना लेकर जाने की बहुत मिन्नतें की, लेकिन जमींदार मोहन ने उसकी एक न सुनी। वो जबरदस्ती अपने साथ वो जादुई पतीला लेकर चला गया। जमींदार ने भी किशन की ही तरह उसमें सामान डालकर उन्हें बढ़ाना शुरू किया। एक दिन जमींदार ने अपने घर में मौजूद सारे गहने एक एक करके उस पतीले में डाल दिए और रातों रात बहुत अमीर हो गया। एकदम से जमींदार के अमीर होने की खबर पीतल नगर के राजा तक पहुंच गई। पता लगाने पर राजा को भी जादुई पतीले की जानकारी मिली। फिर क्या था, राजा ने तुरंत अपने लोगों को भेजकर जमींदार के यहाँ से वो पतीला राजमहल मंगवा लिया। राजमहल में उस जादुई पतीले के पहुंचते ही राजा ने अपने आसपास मौजूद सामान को उसमें डालना शुरू कर दिया। सामान को बढ़ता देखकर राजा दंग रह गया। होते होते आखिर में राजा खुद उस पतीले के अंदर चला गया। देखते ही देखते उस पतीले से बहुत सारे राजा निकल आए। पतीले से निकला हर राजा बोलता, मैं पीतल नगर का असली राजा हूँ, तुम्हें तो इस जादुई पतीले ने बनाया है। ऐसा होते होते सारे राजा आपस में लड़ने लगे और लड़कर मर गए। लड़ाई के दौरान वो जादुई पतीला भी टूट गया। जादुई पतीले के कारण राजमहल में हुई इस भयानक लड़ाई के बारे में नगर में सबको पता चल गया। इस बात की जानकारी मिलते ही मजदूर किशन और जमींदार मोहन ने सोचा, अच्छा हुआ कि हमने उस जादुई पतीले का इस्तेमाल सही से किया। उस राजा ने अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान ही खो दी। कहानी से सीख। जादुई पतीले की कहानी से दो सीख मिलती है। पहली कि मूर्खता का अंत बुरा ही होता है। दूसरी ये कि हर सामान का इस्तेमाल संभल कर करना चाहिए, अति हानिकारक हो सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियों के लिए बनी रहें हमारे चैनल पर। बहुत पहले की बात है, एक गांव में मुखिया रहा करता था जो अपने अतिथियों से बड़े आदर से, बड़े प्रेम से पेश आता था। रोज सुबह होते ही मुखिया जंगल में घूमता रहता, फूल, कंद, मूल इकट्ठे करते रहता ताकि कोई अतिथि अगर आए तो उन्हें अच्छी तरह से भोजन करा सके। मुखिया का बेटा भी अपने पिता की तरह अतिथि सत्कार में बड़ा माहिर था। एक दिन उनके घर में मेहमान आए जो कि पहले भी आ चुके थे। मुखिया और मुखिया का बेटा दोनों कंद, मूल और फलों से अच्छी तरह से उनका सत्कार करने लगे। मेहमान भी बड़े प्यार से, खुशी से खा रहे थे। खाते खाते मेहमान ने कहा, इस जंगल में सिर्फ यही फल मिलता है। हमारे उधर के जंगल में तो बहुत तरह के फल होते हैं, पर मुझे तो ये फल बहुत ही अच्छा लगता है। मुखिया का बेटा अपने पिता की ओर देख रहा था। हम जंगल में घूमते रहते हैं ताकि हमें कुछ और किस्म का फल मिल जाए, लेकिन इस जंगल में सिर्फ यही पाई जाती है। मुझे तो सबसे बेहतर आपका अतिथि सत्कार लगा। इतने आदर से तो हमें कोई भी नहीं खिलाता। मैं कुछ दिनों के लिए जंगल के भीतर और अच्छी तरह से छानबीन करने के लिए जा रहा हूँ। देखूं अगर मुझे कुछ और मिल जाए। हाँ बेटा, तू जा तू। कई दिन तक मुखिया का बेटा जंगल में घूमता रहा, पर उसे कोई नई चीज दिखाई नहीं दी। घूमते फिरते वो बहुत ही थक गया। एक पेड़ के नीचे बैठकर वो आराम करने लगा। अचानक उसके सर पर एक चिड़िया आकर बैठी, फिर फुदकती हुई चली गई। अरे, ये चिड़िया तो बड़ी मस्ती से झूम रही है। यहाँ की सारी चिड़िया तो बड़ी खुश नजर आ रही हैं। क्या बात है। वो गौर से देखता रहा चिड़ियों की ओर। उस पेड़ के नीचे एक गड्ढा था जिसमें पानी था। चिड़िया उड़ती हुई उस गड्ढे के पास गई। उन्होंने पानी पिया और झूमते हुए चहचहाने लगी। और जिस चिड़िया ने अभी तक पानी नहीं पिया था, वो उतने उत्साह से झूम नहीं रही थी। इसका मतलब है कि उस पानी में कुछ तो था। मुखिया का बेटा गड्ढे के पास बैठ गया और उसने गड्ढे का पानी पी लिया। अरे, ये पानी तो बड़ा अजीब है।
पीने से झूमने को मन करता है। क्या है इस पानी में? अच्छा, तो ये महुए का पेड़ है। इसके फल झड़ झड़ के उस पानी में गिर रहे थे, तो इसका मतलब है कि महुए के फल में वो झूमने वाली चीज है। मुखिया का बेटा मन ही मन झूम उठा, और ये ही तो वो कितने दिनों से तलाश कर रहा था। इतने दिनों बाद उसे वो चीज मिल ही गई। उसने महुए का फल इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ढेर सारे फलों को लेकर वो घर की ओर चल दिया। उधर मुखिया बहुत ही चिंतित हो उठा। कहाँ गया मेरा बेटा? उस दिन 3 अतिथि आए हुए थे। अतिथियों को मुखिया की पत्नी प्यार से खिला रही थी, साथ ही उदास भी थी। अपने पति की ओर बार बार देख रही थी। अचानक मुखिया के चेहरे पर रौनक आ गई। उसकी पत्नी समझ गई कि बेटा वापस आ गया है। अतिथि अब जाने ही वाले थे, पर मुखिया के बेटे ने उनसे अनुरोध किया कि वो थोड़ी देर के लिए रुक जाए। अपनी माँ को उसने सारी बात बताई। पर बेटा, पानी में कुछ समय पहले फल रहने के बाद ही असर होगा। तुम्हारी कहानी से मुझे तो यही समझ आ रहा है। मुखिया का बेटा मान गया। इसके बाद पानी में वो फल डालकर कुछ दिन तक ये सब इंतजार करने लगे। अगली बार जब अतिथि आए, उन्हें वो पानी दिया गया पीने के लिए। उस दिन मुखिया, मुखिया की पत्नी और मुखिया का बेटा तीनों ही खुशी से झूम उठे, क्योंकि पहली बार अतिथि जाते वक्त झूमते हुए चले जा रहे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। सोनपुर नामक गांव में चंपा अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। रंजीत बहुत ही आलसी था। वो एक भी काम करना पसंद नहीं करता था और ना ही स्कूल जाना। वहीं पिंकी रोज स्कूल जाती थी और स्कूल में टॉपर भी थी। लेकिन रंजीत की हमेशा स्कूल से शिकायत आना आम बात था। पिंकी गाय को घास खिलाती और घर का सारा काम भी कर दिया करती थी। पिंकी की माँ को केवल दूध बेचने जाना पड़ता था। पिंकी की माँ रोज दूध बेचती और अपने घर का खर्चा चलाती। अरे बेटा रंजीत, तू कुछ पढ़ लिख ले, दिन भर सोया रहता है। पढ़ लिख कर कुछ अच्छा काम कर। देख, तेरा बाप तो दारू पीकर मर गया, नहीं तो आज हम लोगों को ये दिन नहीं देखने पड़ते। मैं कुछ भी करूँ माँ, आपको क्या करना है? मुझे ज्यादा मत बोलना, वरना मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। ये सब सुनकर चंपा बहुत डर जाती है और सारी बात पिंकी को बता देती है। ये सब सुनकर पिंकी को बहुत गुस्सा आता है। ओए रंजीत, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि माँ से ऐसी बात कर रहे हो? मैं घर में सबसे छोटा हूँ, मुझे जो मन करेगा वो करूँगा। मन करेगा तो पढ़ूंगा और मन करेगा तो घूमूंगा। तुम कौन होती हो बोलने वाली? इतना सुनने के बाद पिंकी रंजीत को 2-3 थप्पड़ लगा देती है। फिर रंजीत रोते हुए कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल की ओर निकल जाता है। अब पिंकी भी बहुत डर जाती है और उसके पीछे पीछे जाती है। रंजीत, कहाँ जा रहा है? रंजीत, मेरे भाई रंजीत। तुमको क्या करना, मैं कहीं भी जाऊं? अरे बता तो सही। लेकिन रंजीत पिंकी को कुछ नहीं बताता और जैसे ही थोड़ी दूर पिंकी जाती है तो देखती है कि रंजीत एक नदी के किनारे लकड़ी काटता है। तुमको लकड़ी काटनी है तो इधर जंगल में लकड़ी काटना, नदी के पास क्यों काट रहा है? अभी नदी में गिर जाएगा तो? मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि नदी में गिर जाऊंगा। इतना कहने के बाद फिर रंजीत लकड़ी काटने लगता है। थोड़ी ही देर में रंजीत का पैर फिसलता है और रंजीत पानी में गिर जाता है। बचाओ 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 बचाओ। इधर पिंकी भी चिल्लाती है, रंजीत रंजीत। लेकिन कोई भी रंजीत को नहीं बचा पाता। अब रंजीत बह के नदी के उस पार दूर चला जाता है, जहाँ बहुत सुंदर महल था। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गया हूँ और इतना सुंदर महल किसका है? तभी महल से एक जल परी आती है। ये मेरा महल है और ये महल जादुई है। इसमें मैं तुम्हें बहुत सारी सुख सुविधाएं दूंगी, लेकिन मेरी इजाजत के बिना तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। ठीक है जलपरी जी, मैं इस महल में जाना चाहूंगा, तभी तो मेरे घर वालों को मेरी कमी पता चलेगी। जब तुमको बाहर निकलना हो तो तुम आवाज लगाना, रानी परी बोल के मेरा नाम लेना, क्योंकि मेरा नाम रानी परी है। अब रंजीत उस महल में रहने लगा। दिन भर खेलता, जब सोना होता तो सोता और जब खाना होता तो आराम से खाता। इधर पिंकी और उसकी माँ गांव के लोगों को भी बुला कर लाए। सब लोगों ने ढूंढा लेकिन रंजीत नहीं मिला। रंजीत खूब आराम से रहता और खूब खुश था। एक दिन रंजीत जब छत पर चढ़ा
तो उसको अचानक अपनी माँ और बहन की याद आई। अब घर जाना चाहिए, माँ और पिंकी मुझे बहुत ढूंढ रहे होंगे। रानी परी मुझे बाहर निकालिए, घर जाना है। लेकिन कोई रानी परी वहाँ नहीं आती। अब रंजीत खुद ही दरवाजा खोलता है। रानी परी मुझे घर जाना है। रंजीत जैसे ही दरवाजा खोलता है उसको जोरों का झटका लगता है, जिस कारण रंजीत का सर फूट जाता है। अब रंजीत जोर जोर से रोने लगता है। रानी परी मुझे घर जाना है। तभी एक जलपरी के कान में रंजीत के रोने की आवाज आती है, जिस जलपरी का नाम था नटखट। कौन सा बच्चा रो रहा है इस महल में? चलो मैं देखती हूँ। जैसे ही नटखट परी वहाँ आती है तो देखती है कि रंजीत का रोते हुए बुरा हाल हो गया था। आप कहाँ थे रानी परी? मैं आपको बहुत आवाज लगाया, मुझे अपने घर के लोगों की बहुत याद आ रही है। सुनो, मैं रानी परी नहीं हूँ, बल्कि मैं तो नटखट परी हूँ। मेरी माँ को कुछ मछुआरे पकड़कर लेकर चले गए, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर जरूर छोड़ दूंगी। थोड़ी ही देर में रंजीत अपने गांव में पहुंच जाता है और वहां से दौड़कर घर जाता है और उसकी माँ उसे देखकर रोने लगती है और रंजीत भी खूब रोता है। मुझे माफ कर दो माँ, मैं बहुत बड़ी गलती कर दिया आपकी बात को ना मान के। तू इतने दिनों से कहाँ था? रंजीत सारी बात अपनी माँ को बता देता है और घर का सारा काम भी करता है और पढ़ाई भी करता है। अब रंजीत और पिंकी अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।